आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर। और हमारा जो लेक्चर है उसमें हम सीखने वाले हैं कि इनकम टैक्स के अंडर कुछ कंसेप्ट्स। तो आज के लेक्चर में हम कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट है व्हाट इज अ पर्सन अंडर इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स के हिसाब से पर्सन क्या होते हैं, उसी तरह इनकम टैक्स के हिसाब से एसएससी क्या होता है, उसी तरह इनकम टैक्स में कौन से इनकम जो है होते हैं जो टैक्सेबल होते हैं। तो उसमें हम देखेंगे व्हाट इज इनकम। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। जैसे कि इनकम टैक्स जो पे किया जाता है वो प्रीवियस ईयर का पे किया जाता है और असेसमेंट ईयर में उसका पेमेंट किया जाता है। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये भी आज हम कवर करने वाले हैं। उसी तरह लास्ट हम देखेंगे स्कीम ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स चार्ज करने का क्या स्कीम है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पर्सन से। पर्सन जो है उसका डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जिसमें दिया हुआ है कि पर्सन के डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। जैसे फर्स्ट है इंडिविजुअल। एक पर्सन किसको बोलेंगे, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एक इंडिविजुअल को पर्सन बोलेंगे। इंडिविजुअल कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है। इसको डिटेल में हम देखेंगे आगे। उसी तरह सेकेंड पॉइंट है जो पर्सन के डेफिनेशन में आता है वो है हफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट है कंपनी। नेक्स्ट इज फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये 7 चीजें मिला के बनता है एक पर्सन। अब हम देखेंगे कि ये 7 चीजें क्या क्या होती है। जैसे कि फर्स्ट हमें दिया हुआ है इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल क्या होता है, तो इंडिविजुअल इंक्लूड्स नेचुरल पर्सन, नॉर्मल पर्सन, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। एक इंडिविजुअल क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है, नेचुरल पर्सन हो सकता है, नॉर्मल पर्सन हो सकता है। उसी तरह इंडिविजुअल में 3 कैटेगरीज आता है। जैसे फर्स्ट होता है माइनर, जिसका एज 18 ईयर्स से कम होता है। नेक्स्ट होता है मेजर पर्सन, जिसका एज 18 ईयर्स से ज्यादा होता है। और होता है सीनियर सिटीजन, जिसका एज 60 ईयर्स से ज्यादा होता है। तो ये तीनों टाइप, तीनों कैटेगरी के जो पर्सन है इंडिविजुअल के अंदर, ये तीनों पर्सन आते हैं। उसमें अगर जो पर्सन है वो साउंड माइंड है या अनसाउंड माइंड है। अगर वो पर्सन अनसाउंड माइंड है तो जो भी इसका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जो है वो टैक्स पे करेगा। इस तरह हमने देखा कि पर्सन में इंडिविजुअल क्या होता है, पर्सन के डेफिनेशन में इंडिविजुअल क्या होता है। उसी तरह सेकेंड पॉइंट है हफ, जिसे हम कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, Huff consists of all individuals who are linearly descended from a common ancestor and also comprises of unmarried daughters। जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है कि फैमिली के मेंबर्स जो है वो बिजनेस जो है वो करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इट इज मैनेज्ड बाय द सीनियर मेल मेंबर ऑफ द फैमिली विच इज नोन एज कर्ता। तो जो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सीनियर मेंबर होता है वो होता है कर्ता, और जो भी उसके पार्टनर्स या उसके बेटे हैं तो वो हो जाएंगे को पार्टनर्स। पार्टनर्स को क्या कहा जाता है, को पार्टनर्स। अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंडिविजुअल हु आर लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। फॉर एग्जाम्पल पिताजी है, मिस्टर ए एक पिताजी है, ठीक है। तो अब उनके सपोज 2 बच्चे हैं, 2 सन है। तो सपोज उनके 2 बच्चे हैं, एक मिस्टर बी और एक मिस्टर सी। तो अब यहाँ पर क्या हो गए, मिस्टर ए हो गए कॉमन एंसेस्टर, जिससे उनका वंश आगे बढ़ेगा, और उनके जो बच्चे हैं वो हो गए लीनियरली डिसेंडेड। तो इस तरह एक फैमिली के लोग मिलके जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे कहा जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नॉर्मली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्यों रजिस्टर होता है, टैक्स को बचाने के लिए। बिकॉज हर एक पार्टनर को टैक्स पे करना नहीं होता। जो भी मेन पर्सन है, कर्ता जो होता है पूरे बिजनेस का, एक ही पर्सन जो है वो टैक्स पे करता है। हफ इज डिफाइंड बाय द हिंदू लॉ। तो ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं जो है बना हुआ है, वो बना हुआ है हिंदू लॉ के हिसाब से। उसी तरह थर्ड पॉइंट है कंपनी।
तो कंपनी को भी पर्सन कहा जा सकता है। अब कंपनी में भी दो टाइप हो सकता है, एक हो सकता है इंडियन कंपनी और एक हो सकता है फॉरेन कंपनी। तो अगर इंडियन कंपनी है तो इंडियन कंपनी में या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा या लिमिटेड कंपनी होगा। अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इनकम टैक्स के हिसाब से वो पर्सन है, सिर्फ लिमिटेड कंपनी है तो इनकम टैक्स के हिसाब से वो पर्सन है। उसी तरह फॉरेन कंपनी है तो वो भी इनकम टैक्स के हिसाब से पर्सन है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्म। फर्म क्या होता है? तो फर्म जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पार्टनरशिप फर्म और एक दूसरा होता है एलएलपी। हम देखेंगे। अब फर्म क्या होता है? दो या दो से ज्यादा मिलके लोग अगर कोई बिजनेस चला रहे हैं तो उसे कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म, लेकिन एक अग्रीमेंट बनता है उनका, उस एग्रीमेंट के हिसाब से वो फर्म चला सकते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि सारे पार्टनर्स का लायबिलिटी जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। उसी तरह सेकेंड कैटेगरी जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ एक पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, बाकी सारे पार्टनर्स का लायबिलिटी जो होता है वो लिमिटेड होता है। तो ये कैटेगरी वाले जो है वो भी हो जाते हैं हमारे इनकम टैक्स के हिसाब से पर्सन। फोर्थ है एसोसिएशन ऑफ पर्संस। अब एसोसिएशन ऑफ पर्संस क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये क्या होते हैं? तो कुछ पर्सन मिलके एक एसोसिएशन बना रहे हैं तो उसे कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जिसको हम कहेंगे ग्रुप ऑफ पर्संस। अब एसोसिएशन ऑफ पर्संस में इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं और नॉन इंडिविजुअल भी आ सकते हैं। नॉन इंडिविजुअल मतलब क्या? तो पार्टनरशिप फर्म वाले भी आ सकते हैं या कंपनी वाले भी आके मिलके ग्रुप ऑफ जो कंपनी बना देंगे तो उसे बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है? तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में भी ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स ही होते हैं, मतलब वो होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली। नेक्स्ट है लोकल अथॉरिटी। जो भी हमारे एरिया का लोकल अथॉरिटी होता है तो वो आ जाएगा लोकल अथॉरिटी के अंदर। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट बॉडीज टू हुम गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड पावर। फॉर एग्जाम्पल नगर पालिका, हमारा गवर्नमेंट ने उनको पावर दिया ना, लोकल अथॉरिटी हमारा। उसी तरह ग्राम पंचायत, तो वो भी हो जाएगा हमारा लोकल अथॉरिटी, जिसको गवर्नमेंट कुछ पावर्स देती है, गवर्नमेंट कुछ अथॉरिटी देती है। और 7 पॉइंट है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन में वो चीजें आती है, वो पर्सन आते हैं जो ऊपर के सारे 6 कैटेगरीज में नहीं आते, नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रिसीडिंग कैटेगरीज। तो वो हो जाएगा आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन, जिसमें स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज या आइडल्स ऑफ गॉड, जैसे शिरडी, शिरडी में हम लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं या हम लोग डोनेशन कर रहे हैं, तो जो भी वहाँ का मेन पर्सन है, जो भी आज उसे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कहा जाएगा और वहां से जो है वो इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह इनकम टैक्स जो है वो किसी से भी जो है छोड़ा नहीं गया है, हर किसी से इनकम टैक्स कलेक्ट करने ही वाले। जैसे कंपनी से भी, इंडिविजुअल से भी, हब से भी, स्कूल्स कॉलेजेस से भी, पंचायत से भी, इसी तरह इनकम टैक्स हर किसी को पे करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असर्टेन लीगल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग। अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स डाल दिए हैं तो उसके हिसाब से हमें देखना है कि वो क्या है। जैसे कि वसई ग्राम पंचायत, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक लोकल अथॉरिटी। ग्राम पंचायत है ना, गवर्नमेंट ने कुछ अथॉरिटी दिया है उनको डिसीजन मेकिंग का, तो वो हो जाएगा लोकल अथॉरिटी। उसी तरह मिसेस सुरेखा भोसले, प्रोप्राइटर ऑफ ऋषि कंप्यूटर एजुकेशन। जैसे ऋषि कंप्यूटर एजुकेशन के प्रोप्राइटर है सुरेखा भोसले मैडम। तो अब यहाँ पर इनका जो इनकम टैक्स पे होगा तो इनको क्या कहा जाएगा? इन्हें फर्म कहा जाएगा, इन्हें कंपनी कहा जाएगा, ये प्रोप्राइटर है ना, तो इन्हें का क्या आ जाएगा? इंडिविजुअल। नेक्स्ट है मुंबई यूनिवर्सिटी। मुंबई यूनिवर्सिटी है तो वो क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जैसे हमने देखा कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज जो होता है वो होते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। नवतरुण मित्र मंडल एक मित्र मंडल है तो वो क्या हो जाएगा? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। उसी तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लिमिटेड है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कंपनी। जैसे हमने देखा कंपनी में लिमिटेड कंपनी भी आ जाएगा और प्राइवेट लिमिटेड भी आ जाएगा। उसी तरह कॉलेज टीचर्स का एक एसोसिएशन है तो वहां पर भी एसोसिएशन बना दिया है तो वो क्या हो जाएगा? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। और मिस्टर अमित कुमार अ सैलराइड पर्सन, एक सैलराइड पर्सन है मिस्टर अमित कुमार, तो उनको किस कैटेगरी के अंदर टैक्स पे करना है? तो वो क्या हो जाएंगे? इंडिविजुअल।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसएससी। एसएससी क्या होता है? तो एसएससी मीन्स एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे एनी टैक्स और अदर सम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स के अंदर अगर कोई टैक्स पे कर रहा है कोई बंदा, तो वो क्या हो जाएगा? एसएससी। अब पे टैक्स हो गया, और अदर सम मतलब क्या? अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है या पेनल्टी पे कर रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा? एसएससी। अब एसएससी में भी 3 टाइप आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग स्टार्टेड। मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया है, इनकम टैक्स एक्ट ने, इनकम टैक्स वालों ने उसके अगेंस्ट कुछ प्रोसीडिंग कर दिए हैं, तो उसे भी क्या माना जाता है? असेसी माना जाता है। उसी तरह डीम टू बी एन असेसी, जिसको डीम टू बी एन असेसी बोला जाएगा वो भी असेसी होगा। तो डीम टू बी एन असेसी मतलब क्या? जिनको असेसी मान लिया है कि ये असेसी है, तो वो क्या हो जाएगा? डीम टू बी एन असेसी। और थर्ड है असेसी इन डिफॉल्ट, जो बाय डिफॉल्ट असेसी है। तो अभी इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट है एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग स्टार्टेड। मैंने बताया जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट कर लिया है। तो प्रोसीडिंग कब स्टार्ट होगा? फॉर असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और लॉस, मतलब उसका इनकम और लॉस के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो गवर्नमेंट को दिखा रहा है कि उसका इनकम जो है पूरे साल में 10 लाख ही हो रहा है, और वो बंदा जो है वो महंगी कार खरीद रहा है, फ्लैट्स खरीद रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि इनकम टैक्स वालों को पता चल जाता है कि बंदे के पास इनकम सिर्फ 10 लाख का ही है, लेकिन वो इतना सारा कैसे परचेज कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट, जो भी इनकम टैक्स वाले हैं, वो उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो टाइम पे क्या हो जाता है? वो प्रोसीडिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट है फॉर असेसमेंट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ एनी अदर पर्सन फॉर हुम दे आर असेसेबल। अब ये पॉइंट में क्या एग्जाम्पल है? देखो, जैसे कोई पर्सन है, कोई बच्चा है, सपोज कोई माइनर है, ठीक है, 15 साल का वो बच्चा है, ठीक है। अब वहां पर वो पर्सन जो है, अभी वो 18 साल का तो है नहीं, टैक्स पे नहीं कर सकता, 15 साल का है, और वो कमा रहा है। कमा रहा है मतलब कैसे कमा रहा है? तो सपोज वो स्पोर्ट्स में जो है वो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में जो है वो खेल रहा है, और उसे 15 lakhs का जो है उसको जो भी है उसका अर्निंग हो रहा है। तो अब वो बच्चा जो है वो तो टैक्स नहीं पे करेगा, क्योंकि वो 18 साल के तक ही एलिजिबल, 18 साल जो है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो 18 years के बाद टैक्स पे करेगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है? उसका जो टैक्सेबल इनकम है वो पे हो जाएगा किसी और के थ्रू। किसके थ्रू? तो उसके मम्मी या डैडी के थ्रू। तो दोनों में से किसी एक के थ्रू उसका टैक्स पे हो जाएगा। तो अगर नहीं पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट टैक्स, तो फिर अगर गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स कर रही है, अगर इनकम टैक्स वाले प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, तो उन्हें भी कहा जाएगा असेसी। और द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम, या अगर सपोज किसी ने रिफंड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड क्लेम किया है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने रिफंड क्लेम कर दिया है कि मेरा इतना इनकम टैक्स का 50,000 रिफंड आना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट जब उनका प्रोसीडिंग्स होगा इनकम टैक्स का, तो वो समय वो भी आ जाएंगे असेसी के अंदर। तो ये हो गया हमारा एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग स्टार्टेड। तो ये हमारे ये टाइप के एसएसीज होते हैं। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है डीम टू बी एन एसएसी। अब डीम टू बी एन एसएसी में क्या हो जाएगा? पहला है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। अगर कोई डिसीज्ड पर्सन है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको असेसी माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस ओनर है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसका 1 करोड़ का जो है वो इनकम हो गया है, और इनकम टैक्स पे करने से पहले उसका डेथ हो गया। तो उसका पूरा इनकम किसका हो जाएगा? उसका वाइफ का हो जाएगा या उसके चिल्ड्रन का हो जाएगा? तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि जो भी उसके वाइफ है या उसके चिल्ड्रन है, वो लोग को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो लोग अगर एसएससी नहीं भी बनना चाहते हैं, जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव है, तब भी उनको इनकम टैक्स के अंडर असेसी बनकर टैक्स पे करना ही होगा। और सेकेंड एग्जाम्पल है एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉन रेसिडेंट इंडियन पर्सन है जो इंडिया में नहीं रहता है लेकिन इंडिया में काम करता है, मतलब रेसिडेंट इंडिया का नहीं है लेकिन उसका इंडिया में भी जो है वो काम है, और उसका इंडिया में ही इनकम हो गया है 20 lakhs, ठीक है। तो अब वो इंडिया में है नहीं बंदा, तो वो पे नहीं करेगा। लेकिन अगर उनके जो एजेंट्स है, तो उनके एजेंट्स को जो है वो हम एसएससी मानते हुए उनके एजेंट से जो है वो टैक्स का अमाउंट वसूला जाएगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है
एसएससी इन डिफॉल्ट, जो बाय डिफॉल्ट एसएससी हो जाते हैं, उसमें पहला है पर्सन हु फेल्स टू डिडक्ट टीडीएस। जैसे कि आपको पता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, तो ऐसे पर्सन जो टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं तो वो डिफॉल्ट एसएससी होते हैं। और उसी तरह द पर्सन हु फेल्स टू डिपॉजिट टीडीएस, टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहे तो भी एसएससी है, और टीडीएस डिपॉजिट कर रहे नहीं कर रहे गवर्नमेंट को तो भी वो हो जाएंगे एसएससी। इस तरह हमने देखा कि एसएससी क्या होता है। तो कोई भी पर्सन जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है, अगर उस पे कोई प्रोसीडिंग्स चल रहा है इनकम टैक्स का, या वो डीम टू एसएससी है या वो डिफॉल्ट इन एसएससी है, तो उसे एसएससी माना जाएगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। इनकम में बी रिसीव्ड इन बोथ कैश और काइंड। इनकम क्या होता है, कैश में कुछ मिल रहा है, या काइंड जैसे हम बोल सकते हैं कि गिफ्ट मिल रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा इनकम। इनकम में बी फ्रॉम लॉफुल और अनलॉफुल मीन्स इनकम, या आप लीगली कमा रहे हो या इलीगली कमा रहे हो, तो वो भी हो जाएगा आपका इनकम। मतलब क्या क्या आपका इनकम होगा। इनकम में बी टेकन ईदर और अक्रूवल और रिसीट बेसिस। अब यहाँ पर इनकम क्या होता है, रिसीट बेसिस और अक्रूवल बेसिस पे भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सैलराइड पर्सन हूँ, ओके। अब मेरा टोटल इनकम कितना है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो है सैलरी जो है वो है 20,000, तो मेरा अप्रैल से लेके फरवरी तक का सैलरी 20,000 अगर हम करेंगे तो एक साल का हमारा सैलरी हो जाएगा, जैसे कि 20 × 10 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 लाख, तो हमारा 11 मंथ्स का हो जाएगा 2,20,000। अब मार्च मंथ का जो सैलरी है वो हमें मिलता है अप्रैल के 10th को, तो मार्च का जो सैलरी है वो ड्यू हो चुका है, बिकॉज मैंने मार्च मंथ काम तो किया है, उसका सैलरी मुझे मिलता है अप्रैल में, लेकिन वो जो सैलरी है वो अक्रूवल है, तो उसे भी उस अमाउंट पे भी मार्च का सैलरी जो है वो 20,000 उस पे उसको भी इनकम माना जाएगा। मतलब टोटल मेरा इनकम कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 2,40,000। पर्सनल गिफ्ट एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ मैरिज इज नॉट टैक्सेबल। पिन मनी रिसीव्ड बाय वाइफ फॉर अ पर्सनल एक्सपेंस इज नॉट इनकम। पिन मनी मतलब जैसे कि हम महीने के खर्चे के लिए वाइफ को देते, ठीक है, उसमें से उन्होंने कुछ बचा लिया और उन्होंने अपने एक पर्सनल एक्सपेंस कुछ कर दिए, तो वो जो है वो इनकम नहीं होगा, उस पर इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा। अवार्ड रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन इज एन इनकम। तो किसी स्पोर्ट्समैन को कुछ अवार्ड मिल गया है 1 लाख का, 2 लाख का, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। With effect from 1993-1994, a partnership firm is allowed deduction towards the interest and salary payments made to partners from the income of the firm. तो अगर फर्म के इनकम में से अगर कुछ सैलरी पेमेंट हो गया है पार्टनर्स को, तो वहां पर डिडक्शन हो जाएगा सैलरी पेमेंट का। द पार्टनर्स विल नॉट बी टैक्स्ड ऑन देयर शेयर इन द इनकम ऑफ द फर्म। तो जो भी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं या पार्टनर को कुछ इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उस पे टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इनकम क्या होता है, तो इनकम होता है अ पीरियोडिकल रेगुलर मॉनिटरी रिटर्न कमिंग इन विद सम सॉर्ट ऑफ रेगुलरिटी और एक्सपेक्टेड रेगुलरिटी फ्रॉम डेफिनेट फिक्स और एग्जैक्ट सोर्सेस। इट इंक्लूड्स, अब इनकम क्या होता है कि कुछ भी जो है मॉनिटरी रिटर्न में हमें आ रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है, लीगली आ रहा है या इलीगली आ रहा है, ठीक है, रेगुलर आ रहा है या इरेगुलर आ रहा है, ठीक है, आप जो है वो ठीक तरीके से कमा रहे हो, मतलब मेहनत करके कमा रहे हो, या फिर आप कुछ लॉटरी वगैरह से आपको आ रहा है इनकम, तो सारा जो जो भी है पैसा जो भी तरीके से आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपका इनकम। तो अब इनकम में क्या क्या हम लोग देखेंगे, तो इनकम में फर्स्ट है प्रॉफिट एंड गेन्स। जैसे कि बिजनेस है, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो गया तो वो हो गया इनकम, और उस पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। उसी तरह डिविडेंड, जैसे शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है, ठीक है, तो जो भी शेयर होल्डर्स है अगर उन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो उस पर उन्हें डिविडेंड मिलता है, तो वो डिविडेंड जो है उस पर भी इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। उसी तरह एनी कैपिटल गेन, कैपिटल गेन मीन्स व्हाट, जैसे कि सपोज मेरा एक असेट था, वो असेट मैंने बेच दिया, उस पर प्रॉफिट कमा लिया, तो जो भी प्रॉफिट आ जाएगा उसके ऊपर भी क्या मुझे भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स, क्योंकि उस प्रॉफिट को भी क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा। रिसीव्स बाय एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को क्या मिलता है, रिसीव, सैलरी, तो जो भी सैलरी होता है एम्प्लॉइज का वो भी क्या होता है, इनकम होता है। An aggregate amount of gift or gifts received, whether in cash or in the form of property, exceeding rupees 50,000.
50,000 के ऊपर जो भी गिफ्ट मिल गया या 50,000 मिला के अगर गिफ्ट मुझे मिल गया है, तो अगर वो कैश मिल गया है या कोई प्रॉपर्टी मिल गया है जिसका वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना होगा क्योंकि उसे इनकम कहा जाएगा। उसी तरह इनकम्स फ्रॉम बिजनेसेस और द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और प्रॉफिट, तो बिजनेस से जो भी इनकम हो गया, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में ही देखा प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, तो बिजनेस से अगर कोई इनकम हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा इनकम हो जाएगा। एनी कैपिटल गेन्स, एनी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, और फ्रॉम गैम्बलिंग और बेटिंग। तो अभी मैंने लॉटरी से कुछ कमा लिया, या मैंने जुआ खेल के कुछ कमा लिया, गैम्बलिंग करके कुछ कमा लिया, कार्ड गेम्स करके कुछ कमा लिया, हॉर्स रेस से जो कमा लिया, तो जो भी इलीगल तरीके से भी हमने कमाया है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इनकम। अभी कुछ चोरी वीरी कर लिया है तो वो इनकम नहीं होगा, उसे हम इनकम में नहीं दिखा सकते। हाँ, अगर मुझे कहीं पर कुछ अमाउंट गिरा हुआ मिल गया तो वो इनकम नहीं होगा, तो उसे हम इनकम टैक्स पे नहीं करेंगे। State whether following receipts are income under section 2 subsection 24 of the Income Tax Act 1961। तो फॉर एग्जाम्पल पहला है इनकम अर्न फ्रॉम स्मगलिंग गोल्ड इनटू इंडिया। स्मगलिंग मैंने किया गोल्ड और इंडिया में लेकर आए, तो उसके ऊपर जो इनकम हुआ वो इनकम रहेगा या इनकम नहीं रहेगा, मतलब उस पर इनकम टैक्स चार्ज होगा या नहीं। तो अगर मैंने स्मगलिंग, जैसे कि मैंने बताया कि हम लीगली कमा रहे हैं या इलीगली कमा रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम ही हो जाएगा। उसी तरह गिफ्ट रिसीव्ड बाय सन ऑन ओकेजन ऑफ हिज मैरिज फ्रॉम फादर, अगर रिलेटिव से कुछ गिफ्ट मिल गया है तो वो इनकम नहीं होता है। उसी तरह अवार्ड रिसीव्ड बाय अ स्पोर्ट्समैन, तो हमने देखा ये एग्जाम्पल कि स्पोर्ट्समैन को अगर अवार्ड में 5 लाख 10 लाख कुछ भी मिल रहा है, अगर वो जीत गए हैं तो उसके ऊपर उनको टैक्स पे करना है, उसको इनकम ही कहा जाएगा। उसी तरह रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस, रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस मतलब क्या, मैं मेरी कंपनी के काम के लिए जो है वो साउथ अफ्रीका गई थी और मैंने अपने ही पैसे खर्चे कर दिए, और जब मैं कंपनी में वापस आ रही हूँ तो मुझे उस एक्सपेंस का जो है एम्बर्समेंट मिल रहा है, रीएम्बर्समेंट मिल रहा है, तो ये मेरा इनकम नहीं है, क्योंकि जो मैंने एक्सपेंस किया वो कंपनी का ही एक्सपेंस था और कंपनी ने ही मुझे एक्सपेंस का अमाउंट दिया है, तो ये मेरा इनकम नहीं है। उसी तरह अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई फ्रॉम एम्प्लॉयर, अगर किसी एम्प्लॉई को कोई अमाउंट मिल रहा है, जैसे सैलरी मिल रहा है या अगर उनको बोनस मिल रहा है, तो वो जो भी अमाउंट्स है वो सारे अमाउंट्स जो है वो इनकम ही कहे जाएंगे। उसी तरह पॉकेट मनी टू चाइल्ड, अगर मैं जैसे सपोज मैं एक बच्चा हूँ और मैंने अपने पापा से पॉकेट मनी ले लिया है तो उस पर टैक्स चार्ज होगा क्या, तो उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। और पिन मनी रिसीव्ड बाय अ वुमेन, तो उस पर भी इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा, उसे भी इनकम नहीं कहा जाएगा। अब हम देखते हैं कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। असेसमेंट ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के ईयर को कहा जाता है असेसमेंट ईयर। जैसे कि आज का डेट है 19 अप्रैल 2021, तो ये हमारा असेसमेंट ईयर है। तो मेरा असेसमेंट ईयर कब स्टार्ट हो गया, तो 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022 हो जाएगा मेरा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर का टैक्स पे किया जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, तो असेसमेंट ईयर के पीछे का एक साल, प्रीवियस ईयर रेफर्स टू द फाइनेंशियल ईयर। तब कौन सा फाइनेंशियल ईयर, एक साल पीछे का, प्रोसीडिंग द प्रीवियस ईयर, प्रोसीडिंग द असेसमेंट ईयर। तो ये साल का मेरा असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2021-22, और मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2022-21। तो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स मैं असेसमेंट ईयर 2021-22 में पे करूंगी। जैसे 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का जो भी मेरा इनकम हो गया उसका इनकम टैक्स में पे करूंगी असेसमेंट ईयर 21-22 में। नेक्स्ट है स्कीम ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स चार्ज करने का क्या स्कीम है, तो इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स ऑन इनकम। अब इनकम टैक्स हर महीने हर हफ्ते नहीं कलेक्ट किया जाता, जो भी हमारा एक साल में इनकम हो गया है उस पे इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो इनकम टैक्स क्या है, एनुअल टैक्स है। सिमिलरली
income of previous year is chargeable to tax in the next following assessment year at the tax rates applicable for the assessment year। तो जैसे कि हमने देखा कि अभी हमारा assessment year 2021-22 है, तो मेरा जो previous year था मतलब 20-21, उस साल में जो भी मेरा income हुआ उस पे कितना टैक्स पे किया जाएगा। तो इस साल में मतलब असेसमेंट ईयर में जो भी टैक्स जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है वो टैक्स अमाउंट के हिसाब से हम लोग पिछले साल का टैक्स भरेंगे। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं बताता है जो रेट, वो रेट जो है वो हम लोग को फाइनेंस एक्ट से पता चलता है। टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट एंड नॉट बाय द इनकम टैक्स एक्ट। तो जब बजट बनता है न्यू ईयर का तो उस बजट में डिसाइड किया जाता है कि पिछले साल का जो भी इनकम है वो इस साल कितने % पे हम लोग इनकम टैक्स चार्ज करेंगे। Tax is charged on every person if the gross total income exceeds the minimum income chargeable to tax। तो tax is charged on every person। तो जो भी इनकम टैक्स है वो हर पर्सन पे चार्ज होता है। तो पर्सन में क्या क्या आ जाता है, इंडिविजुअल भी आ जाता है, फर्म भी आ जाता है, कंपनी भी आ जाता है, एओपी भी आ जाता है, लोकल अथॉरिटी भी आ जाता है। ठीक है, तो हर किसी पे इनकम टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है उनके ग्रॉस टोटल इनकम पे। अगर उनका इनकम एक लिमिट दिया हुआ है डिपार्टमेंट ने, उस लिमिट के ऊपर जाता है तो उतने अमाउंट पे उनको टैक्स पे करना होता है। Tax is levied on the total income of every assessee computed in accordance with the previous of the act, provision of the act। तब यहाँ पर जो टैक्स चार्ज होता है वो टोटल इनकम पे चार्ज किया जाता है। पूरे साल में जितना भी इनकम हो गया उसके पूरे साल के इनकम पे चार्ज किया जाता है असेसी के इनकम पे। तो यहाँ पर आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।